Samiksha Chaturvedi, your Unacademy CLAT educator. And in this session, we'll be talking about Union Judiciary, that is Supreme Court of India. So when we talk about Supreme Court of India, or when we talk about judiciary in India, तो अपने इंडिया में the judiciary is a single unified integrated judicial system for the whole country, right? जिसका मतलब क्या हुआ कि एक हायरार्की है कोर्ट्स की, है ना? अगर हम लोग टॉप लेवल पे देखें तो there is Supreme Court of India, right? Then comes the state level. स्टेट लेवल पे कौन है? हाई कोर्ट है. हर एक स्टेट का एक ना एक हाई कोर्ट रहता ही है. अब अगर हम लोग हाई कोर्ट के नीचे बात करें तो देयर आर सेवरल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सच एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो आपके सिविल केसेस से डील करते हैं एंड द सेशन कोर्ट्स जो आपके क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट आपका फाइनल इंटरप्रेटर है एंड द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे इंडिया का सुप्रीम लॉ है, राइट? एंड यहाँ पे आप देखेंगे दैट द सुप्रीम कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ फाइनल इंटरप्रेटर है. दैट इज अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी हमें समझना है तो हम किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं. इट फाइनली डिसाइड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. जो भी इंडिया में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? कौन हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना किया जाए? दैट इज सुप्रीम कोर्ट. इसके अलावा ये डिसाइड करते हैं जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट? वी ऑल नो, फॉर एग्जांपल लेट अस से शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 में आपकी 3 लिस्ट दी गई हैं, दैट इज यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो जब भी यूनियन या स्टेट इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की पावर में, तब कौन इस तरह के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है? अगेन सुप्रीम कोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया. जितनी भी अपील होती हैं, जो भी अपील है, फाइनली वो कहाँ पे जाके डिसाइड होती हैं? आपके सुप्रीम कोर्ट में ही, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि किस दिन ये इनॉग्रेट हुआ था हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, राइट? 26 जनवरी 1950 को ये इनॉग्रेट हुआ था अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसी के 2 दिन बाद इन्फोर्स्ड हुआ था, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसी के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950. Okay, so before the commencement of the constitution, हमारे इसके पहले कौन सा कोर्ट रहता था इंडिया में? So that was फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना? तो फेडरल कोर्ट को सक्सेसर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एंड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट? अब कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है? सो आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 जो कि पार्ट 5 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिस्कस्ड एंड द पार्लियामेंट हैज बीन ऑथराइज्ड विद द पावर टू रेगुलेट देम. जिस हिसाब से पार्लियामेंट को सही लगता है उस हिसाब से वो चेंजेस ला सकते हैं. So the very first important question that arises is the composition of Supreme Court. कितने जजेस होंगे यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट में? जब आपका ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट आया था इंडिया में, उस टाइम पे आप देखोगे कि वहाँ पे सिर्फ 8 जजेस थे, राइट? जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था एंड देयर वर 7 अदर जजेस, ठीक है? बट पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई थी कि जैसे जैसे आपको नेसेसिटी लगेगी उस हिसाब से आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं. तो सिमिलरली यू सी कि अभी रिसेंटली 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसके बाद जुडिशियल स्ट्रेंथ इस टाइम पे कितनी है? 34. दैट इज देयर विल बी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस, राइट? तो यू सी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, उस हिसाब से पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ जजेस बढ़ाते गए. तो पहले 8 हुआ करते थे, दैट वाज इन 1950, बट इस टाइम पे इन 2022
there are 34 judges in total. Right? Okay. Now, what is the seat of Supreme Court? Supreme Court actually में कहाँ बैठती है? So it is a very common knowledge to all of us that the seat of the Supreme Court is Delhi. लेकिन क्या दिल्ली के अलावा भी कहीं और सुप्रीम कोर्ट की सीट हो सकती है? So Chief Justice of India has been authorized with this power कि वो जिस प्लेस को चाहे any other place or places they can appoint it as the seat of Supreme Court. लेकिन क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने ही डिस्क्रिप्शन पे इस तरह के डिसीजन लेता है? नो. बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज व्हाट? मैंडेटरी. आप ये चीज सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीजेआई नहीं होता है, ये डिसीजन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बेसिस पे होता है. राइट? अगेन दिस प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी. नाउ मूविंग ऑन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या प्रोसीजर होता है? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो जो आज के टाइम पे हो रहा है. दैट इज लॉ मिनिस्टर ये रिकमेंडेशन मांगते हैं जो इस टाइप के आपके आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. इस टाइम पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज यू ललित. इनसे रिकमेंडेशन मांगा है लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने. ठीक है, इन्होंने इनसे रिकमेंडेशन मांगा कि आप किसको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं. राइट? सो इन्होंने किसको रिकमेंड किया? ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को. So we all have seen that this is the ongoing recommendation that has happened. लॉ मिनिस्टर इस रिकमेंडेशन को किसको फॉरवर्ड करता है? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को. एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इट ट्रांसफर्स द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अल्टीमेटली उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होने वाले हैं उनका नाम उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं अल्टीमेटली. ऑलराइट, आई होप यहाँ तक समझ आया है. ऑलराइट, सो आर्टिकल 124 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो आपके अदर जजेस हैं अपार्ट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इट विल बी आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो जो अदर जजेस आएंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. राइट? तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था रिगार्डिंग दिस टर्म कंसल्टिंग. राइट? कि कंसल्टिंग का मतलब क्या हुआ? सो यू विल सी दैट देयर आर 3 केसेस व्हिच गोज बाय द नेम जजेस केस. तो सबसे पहले आया आपका फर्स्ट जजेस केस, फर्स्ट 3 जजेस केस इन 1981. इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. और उन्होंने ये बोला कि सीजेआई मस्ट बी प्रॉपर्ली कंसल्टेड. तो अगर अल्टीमेट पावर आपने प्रेसिडेंट को दे दिया, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इज अबव द जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि हमें किसको जज बनाना है. राइट? सो नेक्स्ट आपका आता है सेकंड जजेस केस 1993 में. इसमें 9 जज बेंच बैठी थी, जिसमें इन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट बी गिवन द प्राइमरी रोल इन अपॉइंटमेंट टू एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तो आप देखोगे फर्स्ट जजेस केस में किसको दिया गया था? प्रेसिडेंट को अल्टीमेट पावर दी गई. सेकंड जजेस केस में किसको दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राइमरी पावर दी गई. राइट? एंड इसी सेकंड जजेस केस में आपका कोलिजियम का सिस्टम जो है, जो एक आइडिया आया था, वो सेकंड जजेस केस में ही आया था. नेक्स्ट यू विल सी कि थर्ड जजेस केस आता है 1998 में. एंड दिस केस अल्टीमेटली डिसाइडेड कि कोलिजियम क्या होगा. राइट? क्या रोल होगा इसका और क्या गाइडलाइंस होंगे इनकी फंक्शनिंग में. इन्होंने क्या बोला कि जो कोलिजियम है इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट असिस्ट करेंगे. राइट? दे विल बी एडवाइजिंग एंड इट वाज द फर्स्ट कोलेजियम जो आपके थर्ड जजेस केस में आया था. राइट? अब सिमिलरली
ये आपका केस आया है 1998 में। 2014 में पार्लियामेंट ने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। राइट, ये एक एक्ट आया था आपका 2014 में। इसमें इन्होंने जो पहले वाले कोलेजियम थे जो आपके 1998 में आया था, इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया और इन्होंने एक नया कोलेजियम बनाया विद अ कमीशन व्हिच वाज लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये कोलेजियम में कौन लीड करता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते थे। इनके अलावा और कौन कौन मेंबर्स थे? 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते थे, एंड साथ ही साथ 2 एमिनेंट पर्सन होते थे जिनको सेलेक्ट कौन करता था? अगेन एक कमिटी बनाई जाती थी, ये 2 एमिनेंट पर्सन को अपॉइंट करते थे। तो ये कमिटी किसकी बनती थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर की एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। Right? It was meant to limit the authority exercised by judiciary and involve the non-judicial members in the appointment process. लेकिन क्या आज के टाइम पे भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज स्टिल इन प्लेस? नो। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस NJAC एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, राइट? And the court once again invoked the independence of judiciary and held that NJAC violated this independence. See, जुडिशरी को फंक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है ताकि ये पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया से ना स्वे कर पाए, राइट? ये इफेक्ट ना हो पाए इंडिया की पॉलिटिक्स से। इसीलिए यहाँ पे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बार बार सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेट करती रहती है, right? The collegium system was revived and India remains the only constitutional democracy where judiciary appoints its own judges. So now what is the procedure जो आपका 1998 में था? That is, एक collegium बनती है which comprises of the Chief Justice of India and 4 senior most judges of Supreme Court. ये अपना recommendation भेजती हैं to the Law Minister of India, and the Law Minister further transfers this recommendation to the Prime Minister's office, and Prime Minister's office furthers this to the President of India, जो ultimately appointment करते हैं. So I hope the appointment is clear to you now. Now, what are the qualifications of judges? एक पर्सन को अगर जज बनना है सुप्रीम कोर्ट को तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहला, he should be the citizen of India. Right? He should be the citizen of India. Apart from that, he should have been a judge of a high court or his high courts in succession for 5 years. मतलब आपको citizen तो होना ही होना है. Apart from that, या तो आप जज हो 5 years के लिए किसी भी हाई कोर्ट में. He should have been, or see here it is written, or he should have been an advocate of high court or high courts in succession for 10 years, or he should be a distinguished jurist in the opinion of president. Right? So आपका citizen of India होना is mandatory. इसके अलावा आपको इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है. दैट इज, या तो आप हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल तक, या तो आप एडवोकेट रहे हो 10 साल तक, या तो फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो. ये जो आपकी प्रेसिडेंट की ओपिनियन वाला ये जो एक कंडीशन है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम USA. ऑलराइट, क्या कोई मिनिमम एज है एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने का? द आंसर इज नो. कोई भी मिनिमम एज नहीं दिया हुआ है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ओथ एंड अफर्मेशन. तो एक जज जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का बनता है तो बिफोर एंटरिंग द ऑफिस इनको ओथ या अफर्मेशन दिलाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट, या तो फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस. ऑलराइट, नाउ क्या टेन्योर होता है किसी जज का? एक सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर हैज नॉट बीन फिक्स्ड, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पे भी उनका टेन्योर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 3 प्रोविजंस दिए हुए हैं इस रिगार्ड में. सबसे पहला, ही होल्ड्स द ऑफिस
until the age of 65 years, right? सबसे पहला क्या है कि उनका जो भी टेन्योर होता है, जो भी है वो टेन्योर नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक एज लिमिट दी गई है कि वो कब तक रहते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टिल द पर्सन अटेन्स द एज ऑफ 65 इयर्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एज, कौन डिटरमाइन करता है इसको? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ओके, क्या बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 65 इयर्स a judge of Supreme Court can leave the office? Yes. He can resign his office by writing to the President. He can be removed from his office by the President on the recommendation of Parliament. तो इनका रिमूवल भी हो सकता है और ये रिजाइन भी कर सकते हैं। रिजाइन करेंगे तो ये किसको भेजेंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर? टू द प्रेसिडेंट। रिमूवल होगा तो रिमूव कौन करता है? अगेन द प्रेसिडेंट रिमूव्स हिम, लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल? A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of President. अब प्रेसिडेंट ये ऑर्डर देते हैं आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कैसे होता है? एक एड्रेस जाता है पार्लियामेंट में, राइट? उस सेशन में फॉर एग्जांपल किसी भी हाउस में जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक लोकसभा में आपका ये एक रिकमेंडेशन आया, कि इन जजेस को रिमूव करना है। अब वो जो रिकमेंडेशन है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. So हमें यहाँ पे दो मेजॉरिटी चाहिए, एक टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दूसरा 2/3 of the members of that house present and voting. अच्छा, क्या ग्राउंड्स होते हैं रिमूवल के? So there are two grounds. One is the misbehavior and दूसरा is the incapacity. Right. So there are two grounds of removal, misbehavior and incapacity. और ये दोनों grounds प्रूव करने हैं। That is, एक इंक्वायरी बैठेगी आपकी पार्लियामेंट में and that inquiry, that committee, it will prove whether the judge has misbehaved or he is incapable of performing the functions. इसके रिगार्ड में पार्लियामेंट ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया था, जो रेगुलेट करता है कि क्या प्रोसीजर रहेगा रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? सो टिल नाउ हैज एनी जज बीन रिमूव्ड? द आंसर इज नो. नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, राइट? ओके, सो द टर्म इम्पीच्ड इज इनकरेक्ट. आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म लिखा हुआ है रिमूवल, राइट? So the term used should be removal. Removal motions of Justice V. Ramaswamy and Justice Deepak Mishra, it was started. However, it was defeated in the Parliament itself. All right. Now let us see कि acting Chief Justice क्या होते हैं. If the Chief Justice of India, इनका office is vacant या फिर वो temporarily absent है या फिर he is unable to perform the duties of his office, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये कब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे? टिल द टाइम द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज एड हॉक जजेस. ठीक है, एट टाइम्स देयर इज अ लैक ऑफ कोरम, है ना? कोरम मान लीजिए आप कभी कभी कम हो गया, है ना, जो परमानेंट जजेस हैं, टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड. सो ये जो एड हॉक जजेस होते हैं ये किस लिए होते हैं? कोरम को फुलफिल करने के लिए, राइट? जब भी कोरम नहीं रहता है तो जजेस ऑफ कहाँ के आते हैं? हाई कोर्ट के जजेस आते हैं टू फुलफिल दिस कोरम, राइट? और ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये टेम्पररी पीरियड के लिए ही आते हैं. अब
किस बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को एड हॉक जजेस के लिए अपॉइंट करते हैं? दे do so only after the consultation with the Chief Justice of High Court concerned and with the previous consent of President. तो दो चीजों का इन्हें लेना होगा. पहले तो इन्हें कंसेंट लेनी होगी प्रेसिडेंट की that we want to appoint some ad hoc judges, and further ये कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, जहां से ये किसी पर्सन को ad hoc judge बनाना चाह रहे हैं. Right? The judge so appointed should be qualified for the appointment as a judge of Supreme Court. तो जो भी जज ad hoc judge के बेसिस पे आएंगे, he should be eligible to be a judge of Supreme Court, right? इनकी ड्यूटीज क्या रहेगी? Duty of the judge so appointed to attend the sittings of the Supreme Court in priority to other duties of his office. जिस टाइम पे ये पर्सन एज एन ad hoc judge अटेंड करते हैं, he enjoys all the jurisdiction powers and privileges of the judge of Supreme Court. I hope ad hoc judges clear होगा. Next is retired judges. At any time, the CJI can request a retired judge of Supreme Court or a retired judge of High Court who is qualified for the appointment of judge of Supreme Court to act as a judge of Supreme Court for temporary period. तो यहाँ पे आपका ad hoc में the judges are not retired, है ना? यहाँ पे आपके retired judges की बात हो रही है, या तो वो Supreme Court के retired judge होंगे या तो वो High Court के retired judges होंगे. Again, the previous consent of the president is important and also of the person to be so appointed. ठीक है? Such a judge is entitled to such allowance as the president may determine. All right. Now, next very important point to discuss is the jurisdiction and powers of Supreme Court. तो कितने jurisdiction होते हैं and कितने powers होते हैं? The very first one is the original jurisdiction. Federal court है, right? Federal court है, तो Supreme Court किस पे decide करता है? Different units of Indian Federation के dispute के basis पे, right? जब भी कोई dispute होता है center और state के बीच में, राइट? सो एक तरफ आपका सेंटर है वर्सेस स्टेट, या तो फिर सेंटर एंड स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड देयर आर वन और मोर स्टेट्स. तो सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट, ये आपका सेकंड सिनेरियो हो गया जहां पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट का. तीसरा आता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, सो स्टेट वर्सेस स्टेट. These are the three scenarios wherein the Supreme Court enjoys the original jurisdiction of Supreme Court, right? Apart from that, Supreme Court also has writ jurisdiction under Article 32. So, how many types of writ are mentioned under Article 32? 5. Habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. जब भी किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, तो वो अग्रीड सिटीजन आपका रिट जुरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. जब हम रिट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात करते हैं, तो इस सेंस में भी सुप्रीम कोर्ट एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ही एंजॉय करता है, राइट? बिकॉज an aggrieved citizen can go directly to the Supreme Court and not necessarily by way of appeal. However, the writ jurisdiction of Supreme Court is not exclusive. क्या writ jurisdiction सिर्फ और सिर्फ Supreme Court के पास है? No. High Court has also been empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights. Okay. The next important is the appellate jurisdiction. Starting में ही हम लोगों ने ये देखा था कि it is the highest court of appeal and it is the last court of appeal. तो appellate jurisdiction भी इनके पास आता है, right? Primarily, a court of appeal hears appeal against the judgments of the lower court. तो किन-किन basis पे ये जो है appellate jurisdiction ले सकते हैं? Appeals in constitutional matter, appeals in civil matters, appeals in criminal matters, and appeals by special leave petition. Right, so these are the four appellate jurisdiction of Supreme Court. The next one is the advisory jurisdiction of Supreme Court. So Article 143 ये authorize करता है President को कि ये कभी भी Supreme Court की opinion ले सकते हैं in the two categories of matter. दो
कैटेगरीज दी गई हैं जिनके अंडर द प्रेसिडेंट कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन. The very first one is on any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise. तो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और ये जो क्वेश्चन है इट शुड रिलेट टू द पब्लिक इंपॉर्टेंस, राइट. सेकेंड क्या है? ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, इंगेज, सनागर और अदर सिमिलर इंस्टेंसेस. तो अगर कोई भी ऐसे ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कोवेनेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले के हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा, उन डिस्प्यूट से भी रिलेटेड प्रेसिडेंट कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एडवाइसेस. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, राइट. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर क्या मतलब होता है? सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैज टू पावर्स. सबसे पहला पावर है कि जो भी जजमेंट्स आते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं और जो भी एक्ट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी. इनको हमेशा रिकॉर्ड करके रखा जाता है, चाहे जितना माइनर एक्ट हो आपके सुप्रीम कोर्ट का, राइट. These records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court, right? तो ये क्या होते हैं? एविडेंशियरी वैल्यू के तरह यूज होते हैं एंड अगर आप इसको किसी भी कोर्ट के सामने ले जाते हो तो ये कभी भी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं. दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल प्रेसिडेंट. लीगल प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है, राइट. क्या होता है? बाइंडिंग होता है. Whatever judgments and orders are given by the Supreme Court of India, they are binding on the lower courts, that is High Court and other subordinate courts. दूसरा पावर आपको इधर दिखेगा कि अगर कोई कंटेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. पनिशमेंट कितनी हो सकती है? या तो 6 months की होगी और विद अ फाइन ऑफ 2000 रुपीज और बोथ. तो या तो 6 months की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या तो फाइन 2000 का लग सकता है, या तो फिर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों ही लगाया जा सकता है, राइट. ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट पावर इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब भी पार्लियामेंट, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाता है, कोई भी लॉ बनाता है, उन सिनेरियोज में ये चेक करना होता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वैलिड है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वैलिड है, राइट. सो हु चेक्स दिस? हु चेक्स कि वेदर दीज लॉज कंफर्म विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एग्जामिन करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अगर ये पाया जाता है कि जो भी लॉज या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज दे आर अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट. Consequently, they cannot be enforced by the government, right? So this is the power of judicial review. जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि इन केस अगर कोई भी ऐसा लॉ या ऑर्डर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इनवैलिड कर सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. However, we have to also discuss the public interest litigation under the same category. So what exactly is public interest litigation? पहले क्या होता था कि सिर्फ वो आदमी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता था जिसके राइट्स डायरेक्टली इफेक्ट होते थे या इनडायरेक्टली इफेक्ट होते थे, राइट. सो अर्लियर दिस यूज्ड टू बी सिनेरियो कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है तो ओनली आई कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, राइट. बट सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस अलाउ करना शुरू कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि मेरे राइट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो. It means that even people who are not directly involved in this case may bring to the notice of the court matters of public interest.
ठीक है. It is a privilege of the court to entertain the application of public interest litigation. So concept of public interest litigation was introduced in India by Honorable Justice P.N. Bhagwati. इन्होंने बोला कि जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई पर्सन ऐसा है जो कभी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विद द पर्सन. हो सकता है वो पर्सन बहुत पुअर हो एंड ही cannot afford the litigation, right? हो सकता है कि वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो जिन्हें अपने राइट्स के बारे में ही ना पता हो. इस तरह के केसेस अगर कोई भी पर्सन लेके आता है for any person who is a poor or for the weaker section of the society, that is considered as the public interest litigation. आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटर्स के बेसिस पे, जो जर्नलिस्ट ने लेटर्स लिखे हैं, जो लॉयर्स ने लेटर्स लिखे हैं, सोशल वर्कर्स ने लेटर लिखे हैं, या एट टाइम्स सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को भी यूज करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को इंटरटेन किया गया है. ओके. So I hope you all understand what is the composition of the Supreme Court of India, what is where is the seat of the Supreme Court of India, the powers, the functions, the appointments and the removal of the Supreme Court of India, and also the public interest litigation. So this is all. You can use my code sami.chaturvedi to enroll yourself in the Unacademy batches and courses. So subscribe to this channel right now and use the code sami.chaturvedi. All the best for your exams. Thank you.